हेलो दोस्त, मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेज यूपी पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने ज्योग्राफी स्टार्ट कर दिया था। और ज्योग्राफी में कल हम लोगों ने सिंधु नदी के विषय में पढ़ा था कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है, भारत में कितनी बहती है और किन देशों से बहते हुए कैसे निकल जाती है। तो उसके विषय में हम लोगों ने एक विशेष चर्चा की थी, विशेष जानकारी हासिल की थी। ठीक है। और सिंधु नदी के साथ साथ हम लोगों ने पंचनद, जो पंजाब पंजाब में बहने वाली 5 नदियां, उनके विषय में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। तो उसी के आगे आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं उन 5 नदियों में। ठीक है, जो पंचनद के नाम से जानी जाती हैं, उन सभी में हम लोग एक एक विषय में विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे झेलम नदी के विषय में। उसके आगे फिर हम लोग ये सिलसिला लगातार ठीक है जारी रहेंगे। तो पूछा जाए श्रीनगर जो है किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, इसको याद रखना है। ठीक है। अब हम झेलम नदी के विषय में विशेष चर्चा करेंगे कि जो झेलम नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो प्यारे साथियों, आपको पता होना चाहिए झेलम नदी का उद्गम जो है बेरीनाग झील। ठीक है, कौन सी झील है? बेरीनाग झील, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, यहां पर होता है। ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जो झेलम नदी है, झेलम नदी जो भारत और पाक की सीमा का निर्धारण भी करती है। कई बार पूछा गया कि वह नदी कौन सी है जो भारत और पाक यानी पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण करती है। तो प्यारे साथियों, झेलम नदी के द्वारा ही भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण किया जाता है। यह नदी कश्मीर में उलर झील का निर्माण करती है। ठीक है। पूछा जाए कि उलर झील का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है, तो याद रखना है उलर झील का जो निर्माण है वो झेलम नदी के द्वारा किया जाता है। उलर झील की विशेषता क्या प्यारे साथियों? भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, मीठे पानी का मतलब यानी पीने योग्य पानी। ठीक है, तो पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? उलर झील है। और अगर आपसे पूछे कि उलर झील का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है, तो झेलम नदी के द्वारा होता है। झेलम नदी कहां से निकलती है? तो झेलम नदी बेरीनाग झील से निकलती है, जम्मू कश्मीर। ठीक है। आगे हम बात करेंगे, हम देखेंगे श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है और उसकी सहायक नदी है किशन गंगा। ठीक है, इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। और इस किशन गंगा नदी को पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछेगा वह कौन सी नदी है जिसे पाकिस्तान में नीलम नदी के नाम से जानते हैं, तो किशन गंगा। आगे बात करेंगे चिनाब नदी। प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कौन सी नदी? चिनाब नदी की बात करेंगे। सबसे पहले चिनाब नदी का जो है उद्गम कहां से होता है? ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे चिनाब नदी का उद्गम कहां से होता है। तो याद रखना है हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा। कौन सा दर्रा? हिमाचल प्रदेश में एक बारालाचा दर्रा होता है। इसी बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी का उद्गम होता है। ठीक है। चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, पूछा जाएगा कि किस नदी का नाम चंद्रभागा है, या हिमाचल प्रदेश में किस नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से जानते हैं, तो याद रखना है चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यह भी याद रखना है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो चिनाब नदी है। कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। चिनाब नदी को हिमाचल में किस नाम से जानते हैं, तो चिनाब नदी को हिमाचल में चंद्रभागा के नाम से जानते हैं। इसके आगे हम बात करेंगे रावी नदी की। ठीक है, रावी नदी जो है हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहां से? हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है। आगे अगर हम बात करें, जो रावी नदी है, रावी नदी के किनारे इसकी एक और खास बात है, इसको याद रख लेना, स्टार बना के इसको अलग से लिखना है। रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को लाहौर में कांग्रेस ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें स्टार बना सकते हो, इसको जरूर लिख लेना कि कांग्रेस ने पहली बार किस नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो रावी नदी के किनारे 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस के द्वारा मनाया गया था। अगर आगे हम बात करें ब्यास नदी, ब्यास नदी के विषय में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्यास नदी का सबसे पहले हम बात करेंगे उद्गम की। तो ब्यास नदी का उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित ब्यास कुंड से। ठीक है, ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के ब्यास कुंड से इसका उद्गम होता है। आगे हम बात करेंगे, अभी हमने जो आपसे कल पंचनद नदियों के विषय में बात की थी, तो पंचनदी की एकमात्र नदी जो केवल भारत में बहती है। ठीक है, 5 नदियों की जो हम बात किए थे उसमें मात्र एक नदी है, वो आपकी ब्यास नदी है, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में बहती है। बाकी नदियां पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। आगे बात करेंगे, अगर हम ब्यास नदी जो है हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा घाटी का निर्माण करती है। पूछेगा कि किस नदी के द्वारा कुल्लू कांगड़ा का जो है घाटी का निर्माण होता है, तो ब्यास नदी के द्वारा। ठीक है, आगे आपसे पूछा जाएगा कि पोंग बांध, ब्यास नदी पर ही आपका पोंग बांध बनाया गया है। तो पूछेगा पोंग बांध किस नदी पर स्थित है, तो ब्यास नदी पर। पंजाब में सतलज नदी से जाकर मिल जाती है।
अगर पूछे कि ब्यास नदी आगे चलकर किस नदी से मिल जाती है या आगे जाकर किस नदी से मिल जाती है, तो सतलज नदी से पंजाब में जाकर मिल जाती है। तो याद रखना कहां पर मिलती है, सतलज नदी में, और कहां पर मिलती है स्थान पूछेगा तो पंजाब में मिल जाती है, इसको भी याद रखना है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन आपके पेपरों में लगातार आ रहे हैं। आगे बात करेंगे हम सतलज नदी की, ठीक है। जो आपका सतलज नदी है, सतलज नदी का उद्गम सबसे पहले हम देखेंगे। सतलज नदी का जो उद्गम है राकस ताल, ठीक है, या राक्षस ताल भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको राक्षस ताल भी मिल सकता है, लेकिन आपको याद राकस ताल को ही रखना, ज्यादातर यही देखने को मिलेगा। तो सतलज नदी का उद्गम कहां से होता है, राकस ताल नामक झील से होता है, ठीक है। और बात करेंगे कि भारत में ये कहां पर प्रवेश करती है। कई बार पूछा गया कि सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो जो भारत में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। सतलज नदी भारत में सिपकिले दर्रे से प्रवेश करती है। आगे हम इसको देखेंगे, ठीक है। आगे हम देखेंगे, ये आपकी देखो इधर से ये आपकी सतलज नदी आ रही है, ठीक है, और इधर से आपकी ब्यास नदी आ रही है। अभी आपको हमने बताया है ब्यास कुंड से निकलती है कौन सी, ब्यास नदी, आगे आकर सतलज नदी से मिल जाती है। इससे पहले हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, अभी हम लोगों ने ब्यास नदी के विषय में पढ़ा है। ये आपकी झेलम नदी जा रही है और इधर से आपकी ब्यास नदी आ रही है। जहां पर दोनों मिलती हैं, जहां पर ब्यास नदी और सतलज नदी का संगम है, वहीं पर आपका हरिके बैराज बनाया गया है, इसको याद रखना है। पूछा जाता है कि हरिके बैराज किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो ब्यास और सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज बनाया गया है, ठीक है। उससे भी इंपॉर्टेंट है, उससे भी जरूरी है कि जो हरिके बैराज है, इस हरिके बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है, तो हरिके बैराज से प्यारे साथियों इंदिरा नहर निकाली गई है, ठीक है। पूछा जाएगा कि इंदिरा नहर किस बैराज से निकाली गई है, हरिके बैराज से निकाली गई है। अगर आपसे पूछे इंदिरा नहर किस नदी से निकाली गई है, तो प्यारे साथियों ये आपकी सतलज नदी पूछेगा तो सतलज नदी से निकाली गई है, इस बात को याद रखना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपकी इंदिरा नहर है, ये भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना है, ठीक है, यानी सबसे बड़ी नहर है, ये भी बोल सकते हैं सबसे बड़ी नहर है। इसको जरूर याद रखना, आपसे कई बार पूछेगा कि भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा नहर कहां से निकलती है, सतलज नदी से निकलती है। अगर बैराज का नाम पूछे तो हरिके बैराज से निकलती है। अगर हरिके बैराज में पूछे कि हरिके बैराज किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो प्यारे साथियों सतलज और ब्यास के संगम पर स्थित है। आगे आगे हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की प्रमुख परियोजनाएं, ठीक है, यानी सिंधु नदी की जो प्रमुख परियोजनाएं हैं सिंधु नदी पर बनाई गई हैं, उन पे हम एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, ठीक है, निमो बजांगो, ठीक है, निमो बजांगो परियोजना जो है यह सिंधु नदी पर बनाई गई है, इसको जरूर याद रखना है, ठीक है। निमो बजांगो परियोजना सिंधु नदी पर बनाई गई है। आगे एक है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी में है, ठीक है, तुलबुल परियोजना। और एक आपकी है उरी परियोजना, ठीक है, कौन सी, तुलबुल परियोजना और उरी परियोजना। उरी और तुलबुल दोनों परियोजनाएं कौन सी, झेलम नदी पर है, इसको याद रखना। उरी अभी हमला भी हुआ था, आप लोगों को याद होगा उरी की घटना, तो ये दोनों परियोजनाओं को याद रखना, निमो बजांगो सिंधु नदी, तुलबुल और उरी परियोजना झेलम नदी। आगे किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर बनाई गई है। ये तीनों परियोजनाओं के आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और ये तीनों परियोजनाएं याद रखना। इधर एक चिनाब नदी आपकी है, चिनाब नदी पर भी 2-3 परियोजनाएं बनाई गई है। एक है दुलहस्ती परियोजना, दूसरा है बगलीहारा परियोजना और तीसरी है सलल परियोजना। ये 3 परियोजनाएं जो आपकी है ये चिनाब नदी पर बनाई गई हैं, ठीक है। इन परियोजनाओं से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इन पे एक नजर जरूर डालना है। आगे बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में यानी कुछ परियोजनाएं बनाई गई हैं कई नदियों पे, इन पे हम बात करेंगे। एक है चमेरा, चमेरा परियोजना आपसे पूछेगा तो रावी नदी पर बनाई गई है। और पोंग परियोजना, अभी हमने आपसे बात भी किया पोंग बांध, तो पोंग परियोजना जो है ब्यास नदी पर बनाई गई है, ठीक है। और पंडोह परियोजना जो है ये भी ब्यास नदी पर है। कौन सी, पंडोह परियोजना ब्यास नदी पर है। आगे है नापता झाखड़ी परियोजना, नापता झाखड़ी जो परियोजना है प्यारे साथियों यह सतलज नदी पर बनाई गई है, ठीक है। थीन परियोजना जरूर याद रखना, थीन परियोजना जो है पंजाब में रावी नदी पर बनाई गई है, इसको भी आप सभी को याद रखना है, ठीक है। ये परियोजना है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे पूछे जा रहे हैं। जो भारत की सबसे प्रमुख या मेन नदी है, ठीक है, गंगा नदी, अब हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा जो आज की डेट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो गंगा नदी से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। गंगा नदी को भारत में जो है सबसे पवित्र नदी भी माना जा रहा है, तो गंगा नदी में आज हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। इससे आज के बाद कोई क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा गंगा नदी से संबंधित तो वो आपसे गलत होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है यह भारत की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। पूछेगा भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी है। फिर आपसे पूछेंगे कि इसका अफवाह क्षेत्र कितना है, तो इसका अफवाह क्षेत्र जो है 8.61 लाख किलोमीटर,
वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, 8.61 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको याद रखना है, इसका अफवाह क्षेत्र है। आगे इसकी लंबाई पे और बाकी जो चीजें उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये गंगा नदी का निर्माण कैसा होता है। सबसे पहले इसका हम बेसिक जो ढांचा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, एक नदी है आपकी अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा नदी जो है सतोपथ ग्लेशियर है, एक सतोपथ स्थान है, यहां से निकलती है। ठीक है, ये आपकी कौन सी नदी आ रही है प्यारे साथियों, तो ये आपकी जो है इधर से अलकनंदा नदी आपकी चली आ रही है। अभी ये गंगा के नाम से नहीं, अभी ये अलकनंदा के नाम से जानी जाती है प्यारे साथियों। अब इसमें कई नदियां मिल रही हैं और इन नदियों के मिलने से ये आगे चलकर गंगा नदी बनेगी और सब भारत की सबसे लंबी नदी का निर्माण करने वाली है। तो सबसे पहले याद रखना, जो इसकी मेन धारा है इसका नाम है अलकनंदा। अलकनंदा में हम देखेंगे दाएं और बाएं साइड से कुछ नदियां मिल रही है। तो सबसे पहले हम बाएं साइड से मिलने वाली नदियों पर चर्चा करेंगे। तो बाएं साइड से देखा जाए तो सबसे पहले एक नदी है, उसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, इधर से निकल रही है धौली गंगा, और धौली गंगा निकल कहां से रही है, माना ग्लेशियर से, यह भी पूछेगा। तो जो धौली गंगा है सबसे पहले इसमें अलकनंदा नदी में मिल रही है और निकलती कहां से प्यारे साथियों, माना ग्लेशियर से निकलती है और आके जब अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा और धौली गंगा, ठीक है, जब एक दूसरे से मिलती है तो इन दोनों के संगम पे पहला प्रयाग बना हुआ विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखना है। ठीक है, तो आपसे पूछेगा विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है, तो अलकनंदा और धौली गंगा के जो संगम है वहां पर विष्णु प्रयाग है। आगे आकर जब अलकनंदा आती है तो इधर से एक नई नदी आती है जिसका नाम है नंदाकिनी, मंदाकिनी नहीं है, नंदाकिनी। ठीक है, तो ये आपकी नंदाकिनी नदी इधर से बहती हुई आ रही है। ठीक है, इसको याद रखना है। और जो नंदाकिनी नदी है ये निकलती कहां से, सबसे पहले इसकी बात करेंगे त्रिशूल ग्लेशियर से। कहां से, त्रिशूल ग्लेशियर से निकलती है और बहती हुई अलकनंदा में मिल जाती है। तो आपसे पूछेगा अलकनंदा और त्रिशूल नंदाकिनी, ठीक है, अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के संगम पे कौन सा प्रयाग स्थित है, तो प्यारे साथियों नंद प्रयाग स्थित है। कौन सा, नंद प्रयाग स्थित है। तो याद रखना है। आगे हम बात करेंगे पिंडार नदी। पिंडार नदी पिंडार नामक स्थान से निकलती है और बहती हुई अलकनंदा नदी से मिल जाती है। तो जहां पर पिंडार और अलकनंदा मिलती है प्यारे साथियों, वहां पर एक प्रयाग बनता है कर्ण प्रयाग। ठीक है, तो ये तीन नदी है जो बाएं साइड से निकल कर आ रही है। विष्णु पहली है धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है तो विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है तो नंद प्रयाग, और जब पिंडार नदी अलकनंदा से मिलती है तो कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। अब दाएं साइड से दो नदियां आ रही हैं और एक एक प्रयाग बना रही है, उनपे हम बात करेंगे। इधर से आ रही दाएं साइड से मिलने वाली पहली नदी है मंदाकिनी। अभी आपने उधर से पढ़ा था नंदाकिनी। ठीक है, इधर से आपकी मंदाकिनी नदी आ रही है और अलकनंदा से मिल रही है। यहां पर जहां पर मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम है, मिलन होता है, वहां पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। कौन सा प्रयाग, रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। फिर आगे जो आपकी मेन नदी है गंगोत्री, गंगोत्री नामक एक ग्लेशियर है, स्थान पड़ता है, और यहां से एक नदी निकल कर आ रही जिसका नाम है भागीरथी। कौन सी नदी प्यारे साथियों, भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी और अलकनंदा जहां पर मिलती है वहां पर एक नए प्रयाग का निर्माण करती है जिसे हम देव प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपकी 5 नदियां हैं और 5 नदियां जो अलकनंदा से मिल रही हैं और अलकनंदा से मिलने के बाद 5 प्रयाग का निर्माण कर रही है। फिर एक बार देखिएगा, धौली गंगा अलकनंदा के मिलने से विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से नंद प्रयाग, पिंडार और अलकनंदा के मिलने से कर्ण प्रयाग, इधर मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्र प्रयाग, और भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग का निर्माण होता है। अब इतनी सारी नदियां मिलने के बाद देव प्रयाग पर आती है और इस सब नदियों का पानी जब एकत्रित होकर देव प्रयाग में आता है, उसके बाद जब यह नदी आगे बढ़ती है तो फिर यह गंगा के नाम से जानी जाती है, इसे याद रखना। ठीक है, तो ये सारी नदियां जब मिलकर आती हैं देवप्रयाग, और देवप्रयाग के आगे जब यह नदी बहती है तो इसे हम लोग भारत में गंगा के नाम से जानते हैं। इसको जरूर याद रखें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। तो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहो नदियों का तो आप ले सकते हो। ठीक है, इसके आगे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ठीक है, फिर एक बार देख लेना है पंचप्रयाग के विषय में। किसके विषय में, पंचप्रयाग के विषय में। तो विष्णु प्रयाग का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है प्यारे साथियों, अलकनंदा धौली गंगा, यही तो आपको हमने अभी बताया था। फिर आगे अगर पूछा जाए नंद प्रयाग का निर्माण किन दो नदियों के मिलने से होता है, तो अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने से। कर्ण प्रयाग का निर्माण अलकनंदा और पिंडार नदी के मिलने से होता है। रुद्र प्रयाग का निर्माण अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से होता है। देव प्रयाग प्यारे साथियों, देव प्रयाग का निर्माण अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से होता है।
तो ये 5 प्रयाग हैं। पंच प्रयाग के विषय में आप लोग जान सकते हो। आपका प्रयागराज नहीं है, वो गंगा और यमुना नदी के मिलने पे है। अभी हम गंगा नदी बनने से पहले जो आ रहे हैं वहां की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे ज्यादातर जो है ये कहाँ पढ़ते हैं, उत्तराखंड में पढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे, इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे गंगा नदी की। ठीक है, मैप के माध्यम से हम गंगा नदी को देखेंगे, क्योंकि अब जो आगे आकर वो नदी जो है वो गंगा के नाम से जानी जाती है। तो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये देख लीजिए आपकी गंगा नदी आ रही है, यहाँ से आ रही गंगा नदी। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी आ रही है और ये गंगा नदी से कई सारी नदियां मिल रही है। ठीक है, ये जा रही है, ये आपका भारत का नक्शा बना हुआ है। ठीक है, अब ये गंगा नदी इधर से बह रही है। अब गंगा नदी से हम देखेंगे कौन कौन सी नदियां मिलती है, उसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। ये गंगा नदी तंत्र है, इसको समझिएगा। गंगा नदी से मिलने वाली, आपसे पूछेगा गंगा नदी से मिलने वाली सबसे पहली नदी कौन सी है। ये गंगा नदी जो आपकी बह रही है, इससे सबसे पहले जो मिल रही है वो मिल रही है कौन सी, राम गंगा नदी। कौन सी नदी, राम गंगा नदी, इसको याद रखना है। ठीक है, राम गंगा नदी आपकी मिल रही है, ये यहाँ पर। राम गंगा के बाद दूसरी नदी कौन सी है, गोमती नदी, जो आप जहां पे आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जिस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो गंगा से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, रामगंगा। दूसरी नदी कौन सी है प्यारे साथियों, तो दूसरी नदी आपकी है गोमती, ये यहाँ पर। अभी हम आगे एक एक नदी के विषय में बताएंगे, कहां पर मिलती है, कैसे मिलती है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। जो तीसरी नदी है वो तीसरी नदी आपकी हो जाती है ये यमुना नदी। ये यमुना नदी आपकी जो प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। ठीक है, आगे आकर आपकी घाघरा नदी जो है वो भी गंगा नदी से मिल जाती है। गंडक नदी भी घाघरा से मिल जाती है। कहां पर मिलती है, इन पे अभी एक एक बात हम आपको समझाएंगे। आगे कोसी नदी ये भी गंगा से मिल जाती है और महानंदा नदी भी गंगा से मिल जाती है। ठीक है, इधर से आपकी यमुना नदी जा रही है। यमुना नदी के बाद इधर से तामसा, ठीक है, कर्मनासा, सोन नदी और पुनपुन नदी ये भी आगे चलकर मिल जाती है। तो आपसे दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है, गंगा से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है, राम गंगा नदी है जो कन्नौज के पास गंगा से मिलती है, या फिर पूछे गंगा से मिलने वाली अंतिम नदी कौन सी है, तो महानंदा या महानदी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखना है। ये आपकी गंगा नदी, यमुना नदी बह रही है और यमुना नदी से भी कुछ मिलने वाली नदियां जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये एक एक नदी पे अभी हम आगे चर्चा करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो गंगा नदी तंत्र का तो आप ले सकते हो। ठीक है, आगे हम हर एक नदी के विषय में विशेष डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तब अब गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। कितनी है, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, यह भारत की सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखना। गंगा जो ये गंगा नदी है यह भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, इसमें इसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। अगर आपसे पूछे गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया प्यारे साथियों, तो 2008 में किया गया है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 है और यह भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। 2017 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने इसे जीवित संस्था घोषित किया। कौन से न्यायालय ने, उत्तराखंड के द्वारा इसे जीवित संस्था भी घोषित किया गया है। गंगा नदी में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, जिन्हें विक्रमशिला वन्यजीव अभ्यारण्य भागलपुर बिहार में संरक्षित किया गया है। ठीक है, महान हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। पूछा जाए गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री हिमनद के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखिए आपको आगे हम बताते हैं गंगा नदी के विषय में। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी जा रही है। ठीक है, बहुत सारी नदियां मिल रही है, उनको हमने आपको दिखा दिया। कुछ चीजें इसमें और समझनी है, उनको समझिए। भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम में टिहरी बांध बनाया गया है, इसको भी याद रखना है। किसके, भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पे टिहरी बांध बनाया गया है। ठीक है, तो अब गंगा नदी को आप देखिए, आपकी गंगा नदी बह रही है। गंगा नदी बहते बहते जब आप ये जाती है कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के आसपास पहुंचती है, तो यहाँ पर ये एक बांध वो बना, बैराज बनाया गया है। इसको याद रखना, गंगा नदी पे एक बैराज बनाया गया है जिसका नाम है फरक्का बैराज। क्या नाम है, फरक्का बैराज। इसी फरक्का बैराज के बाद गंगा नदी दो शाखाओं में बढ़ जाती है। गंगा नदी की दो धाराएं निकलती हैं। एक धारा जो है वो बांग्लादेश की ओर चली जाती है, ये जा रही है, जिसे हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, गंगा की ही शाखाएं हैं जो बांग्लादेश की तरफ जाती है, उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। और एक धारा है जो कोलकाता की तरफ मुड़ जाती है, जिसे हम हुगली नदी के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कोलकाता किस नदी के किनारे बसा है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हुगली नदी के किनारे बसा है। तो हुगली नदी कहां से आ रही है, गंगा की ही एक शाखा है और गंगा की एक शाखा जो बांग्लादेश जा रहे हैं उसे पद्मा के नाम से जानते हैं। इतना आपको याद रखना है। अब देखो, ये तो हुगली नदी हो गई। अब ये जो पद्मा नदी है बांग्लादेश में बह रही है, कौन सी नदी, पद्मा नदी। इसी पद्मा नदी में एक नदी और आकर मिल जाती है जिसे हम जमुना नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी, जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। जहां पर पद्मा और जमुना नदियां मिल जाती है, वहीं पर मिलने के बाद जब ये दोनों धाराएं एक होकर बहने लगती हैं, तो इसी नदी को हम आगे मेघना के नाम से जानते हैं।
प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, इसको याद रखना। गंगा नदी जब बांग्लादेश में जा रही है तो पद्मा के नाम से, और उधर से एक जमुना नदी आ रही है, और ये जमुना नदी कौन सी है, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, उसे जो है बांग्लादेश में जमुना नदी बोलते हैं। जिस नदी को हम भारत में गंगा के नाम से जानते हैं, उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। जब इधर से पद्मा और इधर से जमुना आती है, दोनों एक होकर बहती हैं, तो यहाँ पर एक नई नदी का निर्माण करती है, नई नदी के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम पड़ जाता है मेघना। और यही मेघना नदी है आगे चलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, यही मेघना नदी है जो आगे चलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, चित्र के माध्यम से तो आप बेहतर समझ सकते हो। गंगा नदी आती है, फरक्का बैराज जो पश्चिम बंगाल के पास पड़ता है। ठीक है, और फरक्का बैराज से गंगा नदी की दो शाखाएं बनती हैं। एक तो बन जाती है जो कोलकाता की तरफ आती है, जिसे हुगली नदी बोलते हैं, और दूसरी शाखा आपकी जो है पद्मा के नाम से जानी जाती है, जो गंगा नदी वो बांग्लादेश की ओर चली जाती है। इधर से आपकी आती है जमुना नदी बांग्लादेश की तरफ से, जिसे हम भारत में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। तो पद्मा और जमुना नदी के मिलने पर आगे जब दोनों धाराएं बहने लगती हैं एक होकर, तो इसे हम लोग मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मेघना के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ये एक नए डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब सुंदरबन डेल्टा के विषय में कुछ पढ़ेंगे हम। सुंदरबन डेल्टा में जो है सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, मैग्रो वन पाए जाते हैं। कई बार पूछा गया कि मैग्रो वन कहां पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा में। ठीक है, इन्हें अनूप वन के नाम से भी जाना जाता है। जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको याद रखना, सुंदरबन डेल्टा को ही विश्व का गुर्दा कहा जाता है। ठीक है, विश्व का गुर्दा, वर्ल्ड ऑफ, ठीक है, किडनी ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, इसको भी याद रखना है। पूछा जाएगा कि विश्व का गुर्दा किसे बोलते हैं, तो सुंदरबन डेल्टा को विश्व का गुर्दा के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, अच्छी चीजें आप सभी को मिल रही हैं। ठीक है, आगे की जो चीजें हैं वो हम लोग कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, गंगा की सहायक नदियों के विषय में नेक्स्ट क्लास कल होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि आपके लिए हम लोग रातों दिन मेहनत कर रहे हैं, जम के मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके लिए दिया जाए, जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर समझाने का प्रयास करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।